व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमने नेशनल इनकम कंप्लीट किया था, उसके अंदर एक टॉपिक आपका रहता है, वो मैं आपको अलग से समझाऊंगा। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मनी एंड बैंकिंग, जिसके अंदर दो चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर नंबर 5 मनी एंड चैप्टर नंबर 6 बैंकिंग। दोनों ही चैप्टर्स में आपको वन शॉट में कराऊंगा, वन शॉट में मनी और वन शॉट में बैंकिंग। तो 2 क्लासेस में आपके दोनों चैप्टर्स खत्म और ये यूनिट भी हमारा समाप्त हो जाएगा। चलिए आज पढ़ते हैं मनी और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें हमें करनी है। चलिए लेट्स बिगिन। तो चलो यार पढ़ना शुरू करते हैं हम इस शानदार चैप्टर को, जिसमें हम मनी के बारे में डिस्कशंस करेंगे। अब मनी एग्जिस्टेंस में, हमारी इकोनॉमी में लाइफलाइन फाइनेंस ही है, मनी ही है। बिना पैसे के कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। कोई इंसान हो, कोई बिजनेस हो, कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी, उसको भी पैसा चाहिए, राइट। पैसे के बिना इकोनॉमी काम ही नहीं कर सकती, बट पहले करती थी। सर पहले कैसे करती थी? पहले तो बार्टर सिस्टम होता था। अब बार्टर सिस्टम में क्या होता था? बार्टर सिस्टम मीन्स अ सिस्टम जिसमें गुड्स बदले जाते थे गुड्स के बदले में, कि आप मुझे 1 किलो सोना दो, मैं आपको 1 किलो चावल देता हूँ। क्या बढ़िया रहेगा ना, कि 1 किलो चावल आपको दे दूंगा, आपसे 1 किलो सोना ले लूंगा। अब आप बोलोगे सर ये कैसा कैलकुलेशन है, सोने के बदले में चावल? यही तो प्रॉब्लम थी बार्टर में, ये प्रॉब्लम थी। समझ में नहीं आता था कि कौन सी वैल्यू की चीज़ किसको मिलनी चाहिए, यानी हम वैल्यू नहीं लगा सकते थे। उसके साथ साथ ये नहीं समझ में आता था कि 1 किलो चावल के बदले में अगर मुझे शूज़ लेने हैं तो 1 शू मिलेगा या 2 शू मिलेंगे या 4 शू मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, तो मैं मेजर नहीं कर सकता, राइट। उसके साथ साथ हम पैसे को सेव भी कर लेते हैं फ्यूचर के लिए। सेविंग करते हो ना, पैसा जोड़ते हो ना। बार्टर में तो समझ में नहीं आता था क्या सेव करें क्या नहीं सेव करें। अगर मेरे पास टमाटर हैं, आजकल तो बहुत महंगे, टमाटर सेव कितने दिन तक करोगे भाई, खराब हो जाएंगे। आजकल पैसा हम सेव करते हैं। दूसरी बात, पैसे में लोन वोन लेना कितना आसान होता है, टमाटर में लोन कैसे लोगे? तू मुझे आज टमाटर दे दे, मैं तुझे 2 साल बाद टमाटर वापस कर दूंगा। कौन सा टमाटर 2 साल बाद किस रेट के हो जाएंगे टमाटर, कुछ नहीं पता, राइट। तो मनी इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करता चला गया। तो मनी है क्या सर, व्हाट इज मनी? ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ना जो बार्टर में चलती थी, इन सब बार्टर की प्रॉब्लम्स को खत्म करने वाला कॉन्सेप्ट मनी है। सर क्या है मनी? मनी इज एनीथिंग, मनी कुछ भी हो सकता है, विच इज जनरली एक्सेप्टेड, जिसको लोग एक्सेप्ट करते हैं। कैसे एक्सेप्ट करते हैं? एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब कोई भी चीज इस दुनिया में मनी के साथ एक्सचेंज करी जा सकती है, एक्सेप्ट अ फ्यू जो आपको कमानी पड़ती है ऑब्वियसली। बहुत सारी ऐसी मटेरियल चीज़ों की बात कर रहा हूँ। आपको मकान लेना है, आपको गाड़ी लेनी है, आपको खाने का सामान लेना है, आपको पीने का सामान लेना है, आपको कुछ कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं, कुछ भी लेना है, पैसे के बदले में मिल जाते हैं। तो मनी कोई भी वो चीज़ हो सकती है विच इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब आप हर चीज़ मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हो। दूध लीटर में ले लो जी, फर्नीचर पीसेज में ले लो जी, उसके अलावा सब्जियां केजी में ले लो जी, उसके अलावा अगर आपको हाउस वाउस लेने हैं तो लैंड का स्क्वायर फीट के हिसाब से ले लो जी। हर चीज़ किस में मेजर कर रहे हो आप? मनी में। स्टोर ऑफ वैल्यू, पैसे को आप स्टोर कर सकते हो फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए। पैसा जोड़ते हैं या नहीं जोड़ते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं या नहीं करते हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, इसका मतलब हम फ्यूचर की ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं। आज मैं लोन लेता हूँ, 15 साल में चुकाऊंगा इंस्टॉलमेंट्स पे, मनी में पॉसिबल है, पहले पॉसिबल नहीं था। तो मनी कोई भी वो चीज़ है विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। क्या क्या आता है मनी में? कॉइन्स, करेंसी, चेक्स एटसेट्रा, वो सारी चीज़ें जो बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स करने में हेल्प करती हैं। अब आता है सर मनी के क्या क्या फंक्शंस हैं, मनी क्या क्या रोल निभाता है, मनी का इकोनॉमी में क्या काम है। तो 2 फंक्शन याद रखने हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जो हमारे मेन फंक्शंस हैं, पैसा जो मेन फंक्शंस करता है। सेकेंडरी जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस चलते हैं, राइट। तो प्राइमरी कौन सा है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी कौन सा है? स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। अरे सर ये तो डेफिनेशन वाली है जी। हाँ, डेफिनेशन से ही आए हैं बच्चे। देखो सबसे पहले प्राइमरी का मतलब क्या होता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मनी विच इट मस्ट परफॉर्म इन एवरी कंट्री। देखो सबसे पहला क्या आता है? नंबर 1 जो आप देख सकते हो वो है हमारे पास द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सर मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है?
कि ये यूज किया जा सकता है पेमेंट करने के लिए फॉर ऑल द ट्रांजैक्शंस। आप कुछ भी लो, कोई भी चीज आप एक्सचेंज कर सकते हो मनी के बदले में। मेजर ऑफ वैल्यू, आप हर चीज मेजर कर सकते हो मनी की टर्म्स में। दूध कितने रुपए लीटर, खाना कितने रुपए केजी है जी, सब्जी टमाटर कितने रुपए किलो, मकान कितने रुपए गज। तो सिस्टम हर चीज को मनी में मेजर कर रहे हो ना। मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू मीन्स मनी वर्क्स एज अ कॉमन डिनोमिनेशन इन विच वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सप्रेस्ड, राइट। इसके बाद क्या आता है, सेकेंडरी फंक्शंस, यानी कि ये प्राइमरी के साथ मिलजुल के चलते हैं, डेरिवेटिव फंक्शंस हैं, ये प्राइमरी से ही निकलते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब होता है कि मनी फ्यूचर की ट्रांजैक्शंस का भी एक स्टैंडर्ड बन सकता है। फ्यूचर की ट्रांजैक्शंस का भी एक स्टैंडर्ड बन सकता है, मतलब आप लोन वोन आसानी से ले सकते हो इन टर्म्स ऑफ मनी, राइट। स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी को आप ऑब्वियसली स्टोर कर सकते हो, है ना। मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स मनी कैन बी यूज्ड टू ट्रांसफर परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। आज आपके पास पैसा है, परचेजिंग पावर है, आपने 15 साल के लिए एफडी कर दी, अब वो पैसा 15 साल बाद भी आप यूज़ कर पाओगे ना। तो आपने परचेजिंग पावर प्रेजेंट से फ्यूचर में ट्रांसफर कर दी, क्यों? क्योंकि आपने स्टोर कर लिया पैसा। परफेक्ट। तो ये हमारे पास बेटा जी मनी के कुछ फंक्शंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी। दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, सर व्हाट इज मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होता है, किसको हम मनी सप्लाई बोलते हैं? ये कॉन्सेप्ट को सावधान इंडिया लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में यही आएगा, यही आने वाला है। सर क्या है मनी सप्लाई? देखो, हमारी इकॉनमी में जितनी भी ऐसी जनता है जो पैसे को यूज़ करती है, पैसा बनाती नहीं है, जो पैसे को यूज़ करती है, बैंक्स पैसा जनरेट करने वाला सेक्टर है, वो नहीं आएगा। पब्लिक की बात कर रहा हूँ, जनता की बात कर रहा हूँ। तो पब्लिक के पास एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, बेटा जी मेरे शब्दों को समझना, मैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, राइट नाउ, अभी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। पॉइंट ऑफ टाइम में कुछ भी मेजर होता है तो वो स्टॉक है या फ्लो है। कमेंट सेक्शन में जानना चाहूंगा मैं, कोई भी चीज़ एक पॉइंट ऑफ टाइम, वीडियो पॉज करो अभी के अभी सभी लोग, कोई भी चीज़ एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करी जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक कॉन्सेप्ट या फ्लो कॉन्सेप्ट। तो मनी सप्लाई क्या है समझो। मनी सप्लाई ये होता है कि टोटल कितना पैसा आपके पास है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इसको हम मनी सप्लाई बोलते हैं। सर व्हाट इज मनी सप्लाई? मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी, टोटल कितना पैसा है हेल्ड बाय पब्लिक, पब्लिक मतलब मनी यूजिंग सेक्टर, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। फीचर्स क्या क्या आते हैं? इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या आता है? द मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली, सिर्फ वो पैसा जो जनता के पास है। पब्लिक का मतलब द मनी यूजिंग सेक्टर, दैट इज इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स, राइट। इट डजंट इंक्लूड मनी क्रिएटिंग सेक्टर, मनी क्रिएटिंग सेक्टर गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम इसके अंदर नहीं आता। एंड जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका आंसर, इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। सर स्टॉक कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी आज राइट नाउ अभी इकोनॉमी में कितना पैसा है? सपोज हम 50 लोग हैं इकोनॉमी में, तो मैं बोल रहा हूँ कि 50 के 50 कितना पैसा फॉर नाउ अवेलेबल है, दिस इज मनी सप्लाई। मनी सप्लाई बेसिकली परचेसिंग पावर को बोल सकता हूँ आम भाषा में, कि कितना पैसा आपके पास अवेलेबल है राइट नाउ, दैट इज योर मनी सप्लाई, राइट। अच्छा आप देखो मनी सप्लाई जो होता है इसके कुछ मेजर्स होते हैं। मेजर्स का मतलब सर पैसा तो बहुत सारे फॉर्म्स में होता है ना आपके पास, कुछ कैश में है, कुछ आपके बैंक में है, किसी ने एफडी करी हुई है, किसी ने पोस्ट ऑफिस में रखा हुआ है। तो हमने बेसिकली उस पैसे को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सर कितने पार्ट्स बनाए? 4 पार्ट्स बनाए, M1, M2, M3, M4, ठीक है। M का मतलब यहाँ पे मनी सप्लाई से ही चल रहा है काम। तो M1 क्या है सर? व्हाट इज M1? M1 होता है पहला और बेसिक मेजर ऑफ मनी सप्लाई, जिसको हम सबसे ज़्यादा लिक्विड बोलते हैं। सबसे ज़्यादा लिक्विड का मतलब इसके अंदर वो सारे एलिमेंट आते हैं जो एक तरीके से कैश ही हैं, सही है। तो इट इज़ द फर्स्ट एंड बेसिक मेजर ऑफ मनी सप्लाई। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रांजेक्शन मनी, इसी को ट्रांजेक्शन मनी बोलते हैं क्योंकि इसमें वो एलिमेंट्स हैं जिनसे आप ट्रांजेक्शन्स करते हो, जिनसे आप लेन देन करते हो, ठीक है। M1 इज द मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है। M1 में आता क्या है? देखो सबसे पहले करेंसी एंड कॉइन्स,
जितने भी करेंसी यानी कि नोट्स हैं, कॉइन्स यानी कि सिक्के हैं जनता के पास, पब्लिक के पास, तो करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक। नंबर 2, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। सर डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब वो पैसा जो आपने बैंक में जमा करा हुआ है लेकिन आप ऑन डिमांड कभी भी निकाल सकते हो। ऐसे डिपॉजिट्स, आई एम सो सॉरी, जो आप कभी भी ऑन डिमांड बैंक से निकाल सकते हो, उसको डिमांड डिपॉजिट्स बोलते हैं। जैसे बिजनेसमैन के डिपॉजिट्स होते हैं ना करंट अकाउंट में, वो जब चाहे जितना चाहे जमा कर सकता है, जब चाहे जितना चाहे विड्रॉ कर सकता है, कोई ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं है। तो ऐसी डिपॉजिट्स को हम क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट्स। उसके साथ अदर डिपॉजिट्स, जो कुछ अदर डिपॉजिट्स हैं जो हमारे पास फॉरेन बैंक्स के बिहाफ पे या कुछ इस तरीके से आरबीआई के पास रखे हुए हैं, वो भी M1 में आ जाते हैं। तो M1 में क्या क्या आएगा? सबसे पहले सभी पेपर नोट्स और कॉइन्स जो पब्लिक के पास है, ठीक है। इसको हम लोग फिएट मनी भी बोलते हैं। ये टाइप्स ऑफ मनी मैं आपको भी बैंकिंग के साथ पढ़ाऊंगा, फिएट मनी, फिड्यूशरी मनी, ये अल्टीमेटली अभी बैंकिंग पढ़ाऊंगा ना, तो बैंकिंग की शुरुआत इसी से करूंगा क्योंकि इसका वहाँ पे एक मेजर रोल है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि ये इसमें इसका पार्ट है या नहीं है, दोनों का मिक्स पार्ट है, मैं बैंकिंग के साथ पढ़ाता हूँ। ओके, अच्छा जी। इसके बाद क्या आता है हमारे पास? डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब वही है, द डिपॉजिट्स विच कैन बी एनकैश्ड बाय इशूइंग चेक एट एनी टाइम। आप कभी भी चेक देके उसको एनकैश कर सकते हो। डिमांड डिपॉजिट को ही इक्वल टू करेंसी माना जाता है, यानी इक्वल टू मनी माना जाता है, राइट। तीसरा आता है अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई का मतलब, जैसे मैंने आपको बताया, इट इंक्लूड्स डिपॉजिट्स हेल्ड बाय आरबीआई, जो आरबीआई के पास डिपॉजिट्स हैं ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक्स, फॉरेन बैंक के डिपॉजिट्स हैं, गवर्नमेंट के, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, वर्ल्ड बैंक के, ये सब, ठीक हो गया, परफेक्ट है। ये अदर डिपॉजिट्स हैं जो आरबीआई के पास, वो हम कंसिडर करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए M1 में तीन चीज़ें आएंगी, क्या क्या सर? सीसी, दीदी, ओदी, ठीक है। मैं डी नहीं बोलता, दी बोल रहा हूँ ताकि याद रहे। सीसी, दीदी, ओदी। सी का मतलब करेंसी एंड कॉइन्स, दीदी का मतलब डिमांड डिपॉजिट्स, ओडी का मतलब अदर डिपॉजिट्स। तो सीसी, दीदी, ओडी, ये याद रख लेना, ठीक है, परफेक्ट। M2 में क्या क्या आएगा सर? देखो M1 से थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट, क्योंकि M1 से ज़्यादा एक एलिमेंट इसके अंदर और आ गया। M2 में क्या आ जाएगा हमारे पास? M1 तो आएगा ही आएगा, यानी कि सीसी, दीदी, ओडी तो आएगा ही आएगा, प्लस सेविंग डिपॉजिट इसमें जुड़ जाएगा। सेविंग डिपॉजिट का मतलब वो डिपॉजिट्स जो आप जमा करते हो पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में, जो आप अपना पैसा जोड़ के रखते हो। पहले के टाइम पे लोग पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में पैसा जोड़ के रखते थे ना, आजकल तो कम देखने को मिलते हैं, लेकिन जोड़ते थे ना, वो M2 बन जाता है फिर ये। इट इज़ अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, ब्रॉडर का मतलब उससे थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट। इन एडिशन टू M1 इट ऑल्सो इंक्लूड्स सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, ठीक हो गया, परफेक्ट है। बस पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स में ये होता है कि वो आप चेक से विड्रॉ नहीं कर सकते, इसीलिए उसको अलग रखा गया है। पहले वाला सबसे ज़्यादा लिक्विड था ना, हर चीज़ चेक दे के निकाल सकते हो, ये इसीलिए इसमें रखा गया है क्योंकि आप विड्रॉ नहीं कर सकते, राइट। उसके बाद आता है हमारे पास M3। सर M3 में क्या होगा? M3 में भी M1 आ जाएगा, यानी CC, DD, OD, और उसके साथ साथ टाइम डिपॉजिट आ जाएंगे। टाइम डिपॉजिट का मतलब जो फिक्स टाइम के लिए आप जमा कर देते हो, 5 साल, 7 साल, 10 साल के लिए FD कर देते हो ना, उसको टाइम डिपॉजिट्स बोल देते हैं, तो वो इसमें जुड़ जाता है। M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स, इसमें अगर टाइम डिपॉजिट्स जोड़ दो यानी FD वगैरह जोड़ दो तो M3 बन जाता है। ये कॉन्सेप्ट भी M1 से बड़ा है, इसमें M1 और नेट टाइम डिपॉजिट्स आ जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज M4। सर M4 में क्या क्या आता है? M4 में तो सभी कुछ आ गया। M3 पूरा का पूरा, यानी CC, DD, OD, TD, और उसके साथ डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। जितने भी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में डिपॉजिट है, सिर्फ सेविंग डिपॉजिट ही नहीं, हर तरीके का डिपॉजिट जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में है वो सब इंक्लूड कर दो तो M4 बन जाता है। ऑल्दो आपसे सिर्फ M1 के बारे में पूछा जाएगा, M2, M3, M4 आपसे नहीं पूछे जाएंगे। बहुत सारी किताबों में तो लिखे ही सिर्फ M1 है, बट सिंस इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं आपको सारी चीज़ें समझा के चल रहा हूँ, ठीक है जी, परफेक्ट है। तो ये है बेटा जी हमारे पास जो चीज़ें आपकी मनी से सिलेबस में थी। अगर आप अपना CBSE का सिलेबस खोलोगे तो बहुत क्लियरली लिखा हुआ है मनी एंड इट्स फंक्शंस, उसके बाद मनी सप्लाई और उसके कंपोनेंट्स। तो मनी से जो चीज़ें आपके सिलेबस में है वो मनी उसके फंक्शंस हैं, मनी सप्लाई उसके कंपोनेंट्स हैं। देन अगली क्लास में मैं आपको वन शॉट में बैंकिंग पढ़ाऊंगा। बैंकिंग में हमारे सिलेबस में मनी क्रिएशन
और सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस हैं। बट मैं आपको थोड़ी सी मनी के बारे में भी चीज़ें बताऊंगा, जैसे फीएट मनी, लीगल टेंडर मनी, फिड्यूशरी मनी, क्योंकि वो बैंकिंग से मिलता जुलता टॉपिक है। तो वो आपको बैंकिंग में उसके साथ ही शुरू करूंगा और आपका बैंकिंग भी इसी तरीके से वन शॉट में समाप्त हो जाएगा। तो मनी में हो सकता है आपकी बुक्स में और भी टॉपिक्स दिए हों, बट आपको ध्यान रखना है कि हमें एज पर सिलेबस प्रिसाइजली पढ़ना है। तो आप एक बार ज़रूर सिलेबस भी खोलना और उसमें देखना हमारे सिलेबस में क्या है, मनी एंड इट्स फंक्शंस, मनी सप्लाई और उसके कंपोनेंट्स, बस दैट इज इट, राइट। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बैंकिंग करेंगे, वन शॉट में ही करेंगे और खूब अच्छे से उसको समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।